कल्पना कीजिए दक्षिण अफ्रीका का एक एकदम सुनसान रेलवे स्टेशन। पीटर मैरिट्सबर्ग। हाँ, वो 7 जून 1893 की कड़कड़ाती रात। बिल्कुल। और उस रात एक फर्स्ट क्लास ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंका गया एक युवा बैरिस्टर। मतलब उस रात प्लेटफॉर्म पर जो अपमान का बीज बोया गया ना, उसने आने वाले दशकों में दुनिया के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें उखाड़ दी। सही कहा, और हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय भी यही है। हाँ, आज हमारे पास एक बहुत ही खास डॉक्यूमेंट है। इसे 1915 से 1948 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक पूरा रणनीतिक मास्टर बोर्ड कह सकते हैं। और मेरा मानना है कि इस मास्टर बोर्ड को डिकोड करना बहुत जरूरी है। एकदम जरूरी है। इस चर्चा में हम इस पीडीएफ में शामिल हर एक आंकड़े, शब्द और ट्रिक को विस्तार से समझेंगे। हम व्यापक समझ के लिए हर एक स्लाइड का क्रमानुसार विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ तारीखों की युवाऊ सूची नहीं है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसने एक बाहरी व्यक्ति समझे जाने वाले इंसान को एक जननायक बना दिया। तो उसी पीटर मैरिट्सबर्ग के घटना से शुरू करते हैं। प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था उनके पास, लेकिन सिर्फ रंग भेद यानी व्हाइट पीपल ओनली नीति की वजह से उन्हें तीसरी श्रेणी में जाने को कहा गया। और इनकार करने पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, ये एक गहरे पहचान के संकट या कहें आइडेंटिटी क्राइसिस की शुरुआत थी। इसी ने सत्याग्रही को जन्म दिया। बिल्कुल। और इस पीडीएफ में एक बहुत ही मजेदार निमोनिक ट्रिक दी गई है इसे याद रखने के लिए। अरे हाँ, वो ट्रिक पीटर ने ट्रेन से पीटर और गांधी जी को जगा दिया। हाँ, यही वाली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने रातों रात कोई बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं छेड़ा। और ये मुझे किसी सॉफ्टवेयर की बीटा टेस्टिंग जैसा लगता है। बीटा टेस्टिंग? वो कैसे? मतलब जैसे कोई नया ऐप लॉन्च करने से पहले उसे एक छोटे ग्रुप में टेस्ट करते हैं ना, ताकि खामियां पता चल सके। हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक है। मुझे लगता है कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा गांधी जी के लिए वही टेस्टिंग ग्राउंड्स थे। इस पीडीएफ में इसे CAKE यानी केक रणनीति कहा गया है। बिल्कुल। 1917 का चंपारण सत्याग्रह इसका पहला उदाहरण है। वहां किसानों पर तिनकठिया प्रणाली थोपी गई थी। ये तिनकठिया मतलब जमीन के एक हिस्से पर नील की खेती करना। हाँ, 3/20वें हिस्से पर जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था। इससे जमीन बंजर हो रही थी। तो यहाँ गांधी जी ने हथियार चुना, सविनय अवज्ञा का। मतलब शांतिपूर्वक कानून तोड़ना। एकदम सही। और इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस लौटाया गया। और इसके लिए भी एक ट्रिक है हमारे पास। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण का केक काटा। हाँ, ये CAKE यानी केक वाली ट्रिक बहुत काम की है। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई। यहाँ मजदूरों का मुद्दा था प्लेग बोनस का। और यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हुआ था ना? बिल्कुल। और इसके दबाव में 35% वेतन वृद्धि मिली। फिर उसी साल खेड़ा में फसल बर्बाद होने पर असहयोग का सफल परीक्षण हुआ। तो ये 3 बीटा टेस्ट तो सफल रहे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत भी चुप नहीं बैठने वाली थी। हाँ, उन्होंने दमन का रास्ता चुना। 1919 का रॉलेट एक्ट इसी हताशा का परिणाम था। इसे अक्सर काला कानून कहा जाता है। पर ये इतना खतरनाक क्यों था? मतलब कानून तो और भी थे। क्योंकि इसने मौलिक अधिकारों को जड़ से खत्म कर दिया था। बिना वारंट गिरफ्तारी और गुप्त मुकदमा। सबसे भयानक था बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब राज्य किसी को भी गायब कर सकता है। हाँ, और अदालत पूछ भी नहीं सकती। ये तो किसी भी समाज के लिए खौफनाक है। और इसी के खिलाफ पंजाब में विरोध हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी हुई। और फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में वो भयानक नरसंहार हुआ। जनरल डायर का निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवाना। ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये खौफ कायम करने की कोशिश थी। बिल्कुल। इसके विरोध में टैगोर ने अपनी नाइटहुड और गांधी जी ने कैसरे हिंद उपाधि लौटा दी। और जब ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी बनाकर लीपापोती की, तो कांग्रेस ने अपनी मालवीय समिति बनाई। हाँ, इसी आक्रोश ने खिलाफत आंदोलन और 1920 के असहयोग आंदोलन का विलय करवाया। नागपुर अधिवेशन में इसे पारित किया गया। सब कुछ पूरे उफान पर था। लोग वकालत छोड़ रहे थे, स्कूलों का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन फिर 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है। हाँ, उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और तुरंत बाद आंदोलन वापस ले लिया गया।
मेरा एक सवाल है यहाँ, जब पूरा देश उफान पे था तब अचानक एक घटना के बाद आंदोलन रोकना, क्या ये सही था? सतह से देखने पर ये एक रणनीतिक भूल लगती है। उस समय कई युवाओं ने इसका विरोध भी किया था, तो फिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अहिंसा उस समय सिर्फ एक आदर्श नहीं थी, बल्कि एक कठोर रणनीतिक आवश्यकता थी। मतलब? ब्रिटिश साम्राज्य के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। वे बस एक बहाने की तलाश में थे। अगर आंदोलन हिंसक होता तो उन्हें पूरे देश में जलियांवाला बाग दोहराने का बहाना मिल जाता। अच्छा, मतलब निहत्थे रहकर भारतीयों ने अंग्रेजों से उनकी सैन्य शक्ति का फायदा ही छीन लिया था। एकदम सही। जब निहत्थे लोग लाठियां खाते हैं तो हमलावर की नैतिक वैधता खत्म हो जाती है। चौरी चौरा ने उस ढाल को तोड़ दिया था। तो ये एक संभावित रक्तपात को टालने का कदम था, भले ही गांधी जी को जेल जाना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन 1920 के दशक में जो शून्य पैदा हुआ, उसे युवाओं और क्रांतिकारियों ने भरा। हाँ, इस मास्टर बोर्ड में 1924 में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का जिक्र है। रामप्रसाद बिस्मिल और सचिन सान्याल। अक्सर लोग इन्हें सिर्फ हथियार उठाने वाले बागी समझ लेते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल गलत है। उनका घोषणा पत्र द रेवोल्यूशनरी तो पूरी तरह समाजवादी विचारधारा पर था। हाँ, उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि जमींदारी और पूंजीवादी शोषण को भी खत्म करना था। और इसी रणनीति का हिस्सा था 9 अगस्त 1925 का काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे इस PDF में बड़ी अच्छी ट्रिक से समझाया है। हाँ, वो ट्रिक है 24 में कानपुर में बैठे, 25 में 8 डाउन ट्रेन लूटकर 4 लोग अमर हो गए। बिल्कुल। ये 8 डाउन ट्रेन से जो खजाना लूटा गया, वो दरअसल भारतीयों का ही टैक्स था, लेकिन इसकी कीमत भारी चुकानी पड़ी। 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। हाँ, इसके बाद HSRA बना और 1928 से 1931 के बीच इसका चरम दिखा। सैंडर्स हत्याकांड और फिर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। भगत सिंह का वो संदेश, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बिल्कुल। और ये आग सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी। हाँ, बंगाल में चटगांव शस्त्रागार, अप्रैल 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा कहते थे। इसकी भी एक ट्रिक है। चटगांव के सूर्य ने अंग्रेजों का मास्टर प्लान जला दिया। क्या बात है। और इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अहम थी। जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल भी तो इसी दौरान हुई थी ना? हाँ, और वो सिर्फ बेहतर खाने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने के लिए थी। ये दिखाता है कि उनकी लड़ाई अधिकारों और विचारधारा की थी। अब एक तरफ ये क्रांतिकारी थे, तो दूसरी तरफ संवैधानिक खींचतान चल रही थी। 1927 का साइमन कमीशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। श्वेत आयोग। जब इसका बहिष्कार हुआ तो लॉर्ड बर्कनहेड ने चुनौती दी कि खुद संविधान बनाकर दिखाऊं। और जवाब में आई 1928 की नेहरू रिपोर्ट। यहाँ भी एक मजेदार ट्रिक है। मोतीलाल ने बर्कनहेड का घमंड तोड़ा, बदले में जिन्ना ने 14 तीर छोड़े। हाँ, जिन्ना के 14 सूत्र, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग थी और जिन्ना को अलग निर्वाचन चाहिए था। ये डोमिनियन स्टेटस क्या था? मतलब पूरी आजादी नहीं? नहीं, इसका मतलब था कि घर आपका, व्यवस्था आपकी, लेकिन मकान मालिक ब्रिटिश सम्राट ही रहेगा। रक्षा और विदेशी मामले उनके पास। ये तो नई पीढ़ी को मंजूर नहीं होना था। बिल्कुल नहीं। इसीलिए दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कमान जवाहरलाल नेहरू के हाथ आई और लक्ष्य पूर्ण स्वराज हो गया। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। लेकिन पूर्ण स्वराज तो एक अमूर्त विचार था ना? हाँ, एक आम किसान के लिए इसका क्या मतलब था? पूरे देश को एक साथ कैसे लाते? और यहीं पर मास्टर बोर्ड का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, नमक। मैं इसे आज के इंटरनेट से जोड़कर देखती हूँ। इंटरनेट कैसे? मतलब अगर आज इंटरनेट पे टैक्स लग जाए तो अमीर से लेकर आम छात्र तक सब विरोध करेंगे। उस समय नमक पर टैक्स लगाना हर घर की रसोई पर हमला था। एकदम सही बात है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूंजीपतियों, किसानों और आम जनता को एक कर दिया। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली। एक मुट्ठी नमक से साम्राज्य की नींव हिलाई गई। और पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी भी मोर्चे पर थे। हाँ, और वहां गढ़वाल राइफल्स ने निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये तो अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी थी। बिल्कुल, सेना नाफरमानी कर रही थी। और धरसाना में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर जो लाठीचार्ज हुआ,
उसकी रिपोर्टिंग अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने की। जिससे अंग्रेजों का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। हाँ, और जब डंडों से काम नहीं चला तो ब्रिटिश सरकार ने समाज को बांटने की चाल चली। 1932 का सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। बिल्कुल। रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी। इसकी ट्रिक पीडीएफ में दी है। मैकडोनाल्ड ने बर्गर नहीं, फूट डालने वाला 71 सीटों का जहर बांटा। हाँ, क्योंकि पृथक निर्वाचन का मतलब था कि उन आरक्षित सीटों पर सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट देंगे। ये समाज को हमेशा के लिए बांटने की चाल थी। गांधी जी ने यरवदा जेल से आमरण अनशन शुरू कर दिया और फिर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच ये अंबेडकर जी की रणनीतिक जीत थी। उन्होंने संयुक्त निर्वाचन मान लिया, लेकिन सीटें 71 से बढ़ाकर 147 करवा लीं। ये तो बहुत बड़ी बात थी। फिर 1930 के दशक में एक विरोधाभास दिखता है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। हाँ, इसने प्रांतीय स्वायत्ता दी। लेकिन इससे तो चीजें बेहतर होनी चाहिए थी ना। फिर ये विभाजन की ओर कैसे मुड़ गया, मैं ये समझना चाहती हूँ। ये बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। अंग्रेजों ने सोचा कि थोड़ी सत्ता देकर भारतीयों को शांत कर देंगे। 1937 में चुनाव हुए, लेकिन सत्ता का स्वाद चखने के बाद मुस्लिम लीग को लगा कि एक संयुक्त लोकतांत्रिक भारत में बहुसंख्यक हिंदू आबादी के सामने वे हमेशा हाशिए पर रहेंगे। ओहो, मतलब स्वायत्ता ने ही अलगाव का डर पैदा कर दिया। हाँ, और इसी डर ने 1940 के लाहौर प्रस्ताव में अलग पाकिस्तान की मांग को ताकत दी। फिर दूसरा विश्व युद्ध और आखिरी लड़ाई 1942 का क्रिप्स मिशन, जो पूरी तरह फेल हुआ। डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा गया इसे। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, नारा था करो या मरो। ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर्स चलाया और सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जनता ने कमान संभाल ली। मुझे वो खुफिया कांग्रेस रेडियो वाली बात बहुत रोमांचित करती है। उषा मेहता का अंडरग्राउंड रेडियो। हाँ, बिना इंटरनेट के भी समानांतर सरकारें बन गई, बलिया और सतारा में। इसकी ट्रिक है बलिया का चीता, मतलब चित्तू पांडे, और सतारा का चौहान। बिल्कुल, लेकिन आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी। कैबिनेट मिशन का फेल होना और 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे। दंगों की आग फैल चुकी थी, और माउंटबेटन और रैटक्लिफ ने जो चाल चली वो तो और भी क्रूर थी। उन्होंने सीमा का ऐलान 15 अगस्त के बाद किया ताकि जिम्मेदारी से बच सकें। हाँ, लाखों लोग उजड़ रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था कि वे किस देश में हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा काम हो रहा था, रियासतों का एकीकरण। 560 से ज्यादा रियासतें। अगर सरदार पटेल और वीपी मेनन नहीं होते तो क्या होता? उन्होंने गाजर और छड़ी की नीति अपनाई। बिल्कुल, और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ तो ऑपरेशन पोलो करना पड़ा। हाँ, सैन्य कार्यवाही। इसकी ट्रिक थी निजाम को पोलो खिलाकर भारत में मिला लिया। हाँ, 17 पोलो ग्राउंड्स थे ना वहाँ। सही कहा। तो आज इस मास्टर बोर्ड के जरिए हमने पूरे दस्तावेज के हर शब्द और आंकड़ी का विश्लेषण किया। ये सिर्फ तारीखें नहीं थी, बल्कि एक गहरा कूटनीतिक सफर था। बिल्कुल, और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हम हमेशा आज़ादी के जश्न की बात करते हैं, लेकिन सोचिए अगर पटेल और मेनन ने उन 560 से अधिक रियासतों को नहीं जोड़ा होता तो आज का भारत कैसा दिखता? शायद कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या असली आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, या उस दिन जब आखिरी रियासत भारत का हिस्सा बनी? ये तो सोचने वाली बात है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस दस्तावेज को डिकोड करने में वाकई बहुत कुछ नया जानने को मिला।